कहानी खुशबू की जुबानी। 2 साल पहले मेरी जिंदगी में जो हादसा हुआ था उस वजह से मैं न्यूयॉर्क छोड़कर टेक्सास में रहने आ गई थी। जब मैं हाई स्कूल में थी, एक रात अपने ही स्कूल के दोस्त अविनाश को सड़क से शराब के नशे में पाया था। उसे किसी तरीके से उठाकर उसके होटल तक लेकर आ गई थी, जहां उसने अपना कमरा बुक करा रखा था। लेकिन उस रात उसने नशे में मेरी इज्जत को रौंद डाला, जो उसे याद तक नहीं। जब घर आई तो मेरे सौतेले पिता तारक ने मुझे बेहद मारा था। किस्मत से मेरी मम्मी की बैंक पासबुक मेरे हाथ लग गई थी, जिसमें वह मेरे भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखी थी, जिन पैसों से मैं कॉलेज में पढ़ाई की और अब मैं इंटर्न के रूप में कंपनी ज्वाइन की हूँ। इंटर्नशिप के पहले दिन मेरे सामने मेरा अतीत खड़ा था। अविनाश स्पेंसर। आज ऑफिस में मैं और अविनाश ऑफिस का कुछ डॉक्यूमेंट संभाल रहे थे। मैं अपने लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही थी, तभी हमारे सामने हमारे बॉस जॉर्ज आकर खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गई और अविनाश भी। अगर उन्हें कुछ जरूरत होती तो हमें कॉल कर सकते थे, वह यहाँ क्यों आ गए? तुम दोनों हमारे साथ आओ, अभी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है, जॉर्ज ने कहा। और यह सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और अविनाश का भी ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन था। अचानक एसवीपी हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? हम तो मात्र इंटर्न हैं, जबकि वह डायरेक्ट चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं। कोई रास्ता नहीं था जो उनके साथ हम दोनों चलने लगे। उसकी सेक्रेटरी ने हमारा अभिवादन किया कि वह अंदर है। उनका नाम बोर्ड में पढ़ा, मार्क थॉमस, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मैं निगलने लगी। अचानक से मेरे हाथ पर पसीने आने लगे। ऑफिस बहुत बड़ा था। मार्क करीब 40 साल के आसपास होगा। हमें देखकर कहा, देखो कौन आए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट मुझसे मिलने के लिए। जॉर्ज ने उन्हें सही कराया, इंटर्न। हाँ, हम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं। अविनाश हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया और उसके बाद मेरी बारी थी। खुशबू गुप्ता सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं उससे हाथ मिलाई, लेकिन इससे पहले कि हैंडशेक पूरा होता, यह अपनी उंगली से मेरे हथेली के बीचों बीच शरारती तरीके से छुए। सच कहूँ तो मेरे लिए बहुत ही अस्वस्थिकर था और उन्हें जिस तरीके से किया, मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं पता। अचानक मेरे पेट में कुछ होने लगा, मेरे अंदर डर पैदा होने लगा। मार्क मुझे जिस तरीके से देख रहा था, मेरे अंदर कपकपी होने लगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी उसने किस तरीके से मुझे छुआ। मार्क ने हमसे कहा कि तुमने ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं चाहता हूँ साउथ ईस्ट एशिया को अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसे तुम दोनों रिसर्च करो, मार्क बोला। जॉर्ज ने कहा, लेकिन यह लोग अभी इंटर्न हैं, बाकी सारे स्टाफ हमारे अभी दूसरे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ यह दोनों रिसर्च करें और जॉर्ज तुम ऊपर से सब देखोगे, मार्क बोला। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई थी कि हमें नया प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल रहा है, जिससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। मैं और अविनाश इस प्रोजेक्ट में साथ काम करने लगे। मुझे पता नहीं था कि अविनाश को इतना नॉलेज है। तभी जॉर्ज का फोन आया, कहा तुम दोनों तैयार हो जाओ, 15 मिनट में मार्क से मिलना है। अविनाश ने पूछा, क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? मैंने कहा, हाँ थोड़ी सी। उसने कहा, घबराओ मत, हम दोनों एक दूसरे की पीठ को बचाएंगे, चाहे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मार्क के ऑफिस में हम गए, वह मुझे दबाने लगा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, वह मुझ पर इस तरह से दबाव डाल रहा था। जॉर्ज मेरा बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अविनाश बीच में आ गया और वह कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जिससे उसने मामले को संभाल लिया। मैं निकलकर उससे कही, तुमने सब कुछ कैसे मालूम? तुम्हारे मम्मी पापा भी इसी फील्ड में है, शायद इसी वजह से तुम्हें इतना आइडिया है। काश मेरे पेरेंट्स का भी ऐसा ही बैकग्राउंड होता। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें क्रिश के बारे में बताया है ना? मुझे याद आया कि क्रिश वही लड़का है, उसका बेस्ट फ्रेंड, जो अभी उसकी बहन का ख्याल रखता है। अविनाश ने कहा, क्रिश का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, पर वह लड़का हम सबसे आगे है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जितना मैं अविनाश के साथ वक्त गुजार रही थी, उतना उसे पसंद करने लगी थी। मैं इतने दिनों तक इंडिपेंडेंट थी, खुद का ख्याल खुद ही रखती थी, और अब मेरा ख्याल रखने को कोई है, यह काफी अच्छा एहसास है। अगले दिन मेरे डेस्क का फोन बजा। मैंने देखा तो मार्क था। वह मुझे डायरेक्ट फोन क्यों कर रहा है? अपनी सेक्रेटरी को क्यों नहीं कहता? मैंने फोन उठाया तो वह मुझे अपने ऑफिस में बुलाने लगा। मैंने कहा, क्या अविनाश को भी लेकर आऊं? पीछे मुड़कर देखी तो वह अपने सीट पर नहीं था
उसने कहा नहीं, उसे और काम में लगा रखा है, तुम अकेले आओ। जब मैं मार्क के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, मैं गहरी सांस लेने लगी। मेरे अंदर एंजाइटी थी। जब मैं यह बड़े प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया था तो मार्क का सामना करना ही पड़ेगा। सब ठीक रहेगा, मैं ठीक रहूंगी। मेरे अंदर डर क्यों पैदा हो रहा है? वहां से आवाज आई, अंदर आ जाओ। और मैं कमरे के अंदर आई। मार्क अपने चेयर पर बैठा हुआ था। जैसे ही मुझे देखा, उठ खड़ा हुआ और मुझे सोफे पर आकर बैठने को कहा। मैं बैठ गई और एजेंडा डिस्कस करने वाली थी, पर वह आकर मेरे बगल में बैठ गया। मैं अबाक रह गई कि वह मेरे सामने क्यों नहीं बैठा। अब मुझे अस्वस्थी होने लगी। जब मैं उन्हें वह रिपोर्ट बता रही थी, वह काफी तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहे थे। तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसने मेरे कानों के पास फुसफुसाया, जिससे मैं कांपने लगी। वह मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे बाजू को हल्का सा दबाया, जिससे मैं सतर्क हो गई। सर, मैंने उन्हें चेतावनी दी और अपना कंधा अलग कर लिया। जब उनकी ओर देखी, वह मुझे शरारती आंखों से देख रहे थे। क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा, जिससे मेरे अंदर सिहरन सी दौड़ने लगी। अपना रिपोर्ट पूरा करो, उसके बाद मेरा और कुछ काम नहीं है। हमारे पास अभी बहुत सारा समय है। मैं निगलने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे इस स्थिति से बचा ले। जिस तरह से वह मुझे छू रहा है, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब मैं उस रिपोर्ट का डिटेल दे रही थी, वह मेरे स्कर्ट के नीचे मेरी थाई पर हाथ रखने लगा। मेरे मुंह से आवाज निकली। मैं झट से पीछे हो गई। वह पक्का मेरे साथ गलत काम कर रहा है, पर यह मेरा बॉस है, सबसे बड़ा बॉस, और मैं नहीं चाहती कि मेरे इंटर्नशिप में कोई खतरा हो। जो मैं अभी कर सकती हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँ। बाद में क्या करना होगा मैं बाद में सोचूंगी, क्योंकि फिलहाल बहुत ज़्यादा चीज़ उलझ गई है। पर उस सेशन के बाद भी मार्क अपने ऑफिस में मुझे कई बार बुलाया और हर बार मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। कभी मेरे बाजू को छूता था, कभी मेरे थाई को, और कभी बहुत ही गंदी दृष्टि से मुझे देखता था। अब मैं पूरे कपड़े पहनने लगी थी। अब स्कर्ट नहीं पहनती थी, पूरे शरीर को ढक कर रखती थी और ऊपर से कोट भी पहनती थी। पर इससे भी वह नहीं रुका। जब पहली मुलाकात हुई थी मुझसे, जब गलती हुई थी, उसने पूछा था, बताओ तुम यह कैसे ठीक करोगी? यह बात मुझे अब भी याद है। क्या पहले दिन वह जानबूझकर मुझे गुस्सा दिखाया था ताकि मेरे साथ जो मर्जी में आए कर सके, ताकि मुझे इस तरीके से सजा दे? और अब जब मैं काम को सही तरीके से किया तो वह दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, मीठी बातें करके मेरे साथ। यह सब कुछ, मुझे उससे नफरत है। मुझे इसके जैसे सारे लोगों से नफरत है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी कर लेते हैं। मार्क अब हर दिन मुझे अपने ऑफिस में बुलाने लगा था और अविनाश को हफ्ते में 2 या 3 दिन ही बुलाता था। जब भी मैं उसके ऑफिस से वापस आती थी, अविनाश मुझे जांचता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आती थी। इतना जल्दी हो रहा है कि मैं यह भी सोचने लगी कि मैं यह कंपनी ही बदल लूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ और मैं दूसरी कंपनी को ढूंढना भी शुरू कर दिया था। पर हमेशा मैं रुक जाती थी, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ अप्लाई करूंगी, वह मेरी यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क करेगा और मेरी यूनिवर्सिटी को पता है कि मैं पहले से ही यहाँ काम कर रही हूँ। और मेरी यूनिवर्सिटी मुझसे पूछेगी, तुम क्यों बदलना चाहती हो, क्या दिक्कत है? तो मुझे बताना पड़ेगा सच्चाई। और मुझे पता है कि मार्क काफी पावरफुल आदमी है। वह कंपनी का एक लीडर है तेल कंपनी में, और इससे भी बुरा, उसका चैनल और नेटवर्क बहुत बड़ा है। शॉर्ट में कहूँ तो इतने पावरफुल आदमी को नीचे उतारना इतना आसान नहीं होगा। वह उल्टा मुझ पर आ जाएगा और मेरे भविष्य पर। मेरे जितना सोचा था वह इससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। आज सुबह मैं ऑफिस में आई थी, इतनी टेंशन की वजह से रात में ठीक से सो भी नहीं पाई थी। सोचा कॉफी पीने चलूं। जब कॉफी के उधर गई तो पेंट्री में कुछ लड़कों की आवाज आई। यह काफी अवाक करने वाला है कि तुम अब उसके पीछे नहीं हो। मुझे तो लगा था तुम खुशबू को पसंद करती हो, एक लड़के ने कहा। मैं झट से वहाँ दीवार के पीछे छुप गई। हाँ, मैं खुशबू को पसंद करता हूँ, यह लोकेश की आवाज थी। तो फिर क्यों ड्यूड? मजाक से दूसरा बंदा कहा। क्या उसने तुम्हें मना कर दिया है? लोकेश कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी भी लड़की के पीछे जाऊंगा अपने दुश्मनों को जाने बिना। और यह वाला मुझे कहने में नफरत हो रही है, इसे हराना नामुमकिन है। मैं खुद की कब्र खोद लूंगा अगर इसे क्रॉस करने की कोशिश किया तो। दूसरा बंदा उत्सुकता से पूछा, और वह है कौन? लोकेश कुछ देर शांत रहा, फिर कहा, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरा बंदा कहा, क्या सच में? लोकेश ने कहा, हाँ, मैं पूरा श्योर हूँ। नहीं तो वह बंदा खुशबू को अपने पास बार बार क्यों बुलाता, जबकि अविनाश उससे कहीं ज्यादा काबिल है, पर उसे कम बुलाता है।
उसने उपहास किया, उस बूढ़े आदमी को जरूर उसके प्रति कुछ है। उसका दोस्त बोला, बाप रे, मैं तो बिल्कुल निर्वाक हो गया। वह लड़का चुप होने के बाद कहा, तुम्हें पता है उसकी पिछली सेक्रेटरी के साथ भी कुछ हुआ था। लोकेश ने कहा, बेचारी लड़की, और अभी खुशबू तो इंटर्न है, एम्प्लॉय भी नहीं है, उसे अच्छा शिकार मिला है। यह लड़का पूछा, तो तुम क्या इसीलिए पीछे हो गए हो? लोकेश ने कहा, इतनी जल्दी नहीं, मैं उसे फिर पटाऊंगा जब वह बुढ़ा उससे बोर हो जाएगा। यह सारी बातें सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने गले के एक बड़ी गांठ निगलने लगी। काफी देर हो गई थी। जब मैं घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। मेरे पास अभी एक असाइनमेंट था जो मुझे पूरा करना था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। बस यही सोच रही हूँ कि मार्क ने मुझे यह असाइनमेंट इसलिए दिया है ताकि वो मुझे बार बार अपने ऑफिस में बुला सके। मैं अविनाश को देखा तो वह अपना कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था। जहाँ तक मैं जानती हूँ वह दोपहर तक इसे खत्म कर लिया था। फिर इतनी देर तक बैठा क्या कर रहा है? मैं अपने डॉक्यूमेंट के पन्ने पलट रही थी, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वह मार्क का फ़ोन था। मेरा दिल डूबने लगा। मुझे लगा था कि वह घर चला गया है। मैं इंतज़ार कर रही थी, पर मैं गलत थी। मैंने फ़ोन उठाया। पेपर लेकर मेरे पास आ उसने कहा, मैं अभी इस वक्त उससे मिलना नहीं चाहती थी। मैं बीमार महसूस करने लगी, मुझे और टाइम मांगना पड़ेगा। मैंने हकलाया, सर मुझे यह रिपोर्ट एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। कानून विभाग डॉक्यूमेंट को कई बार पढ़ चुका है, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं निगलने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब रिसीवर उतार कर रखी, मेरा सिर चकराने लगा। अब मैं क्या करूं? क्या सब ठीक है? अविनाश की आवाज़ से मैं ध्यान से वापस आई। उसकी ओर मुड़कर देखी तो उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, पर मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। बात करो मुझसे, क्या गलत है? उसने पूछा, और मैं फूट फूट कर रोना चाहती थी। क्या उसे यह कहना सही रहेगा कि मार्क मेरे साथ बदतमीजी करता है, कि वह मेरे गलत जगह पर अपने हाथ रखता है? पर क्या यह शर्मनाक नहीं होगा? और अविनाश मेरी मदद के लिए कर भी क्या सकता है? इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता, मैं इनकार में अपना सर हिलाने लगी। कुछ नहीं, बस मैं थकी हुई हूँ, मैं झूठ कहा और अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाई। मुझे जाना होगा, मार्क मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है। इतना कहते हुए मैं उठकर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चली गई। जितने भी कदम मैं मार्क के ऑफिस की ओर बढ़ा रही थी भारी लग रहे थे, क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी। मैं दिन में भी उससे मिलने में घबराती हूँ, तो अभी तो रात हो गई है जब ऑफिस पूरा खाली है। जब मैं ऑफिस पहुंची तो देखा उसकी सेक्रेटरी जाने के लिए खड़ी थी। वह अभी अंदर है, पर बहुत जल्द निकलने वाले हैं। इतना कहते हुए उसकी सेक्रेटरी बैग लेकर निकल गई। खुशबू, अंदर आ जाओ, मार्क ने आदेश दिया। कुछ सोफे में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। कहा, उस डॉक्यूमेंट को मेरे डेस्क पर रख दो, क्योंकि वह काम में डूबा हुआ था। मैंने सोचा जल्दी से इसके डेस्क में रखकर यहाँ से निकल लेती हूँ, पर जैसे ही मैं पेपर रखा मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे मेरे पास आ रहा है। मैं जब पीछे मुड़कर देखी, मेरे बेहद करीब था और मुझे टेबल के साथ किनारे किया। मैं वहाँ से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे कलाइयों को पकड़कर मुझे टेबल के साथ फंसा लिया। मैंने उसे इतना बोल्ड होते हुए कभी नहीं देखा था। सर, मैं विरोध किया, लेकिन वह हिले नहीं। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इतने धीरे से बोला कि मैं कांपने लगी। सर, मुझे नहीं लगता कि यह सही है, मैंने कहा। मैं खौफ खा गई जब उसकी 2 उंगली मेरे चिबुक को पकड़ा और मेरे चेहरे को उसके पास लेकर आया। हाँ हाँ, मुझे पता है, उसने नखरे की मुस्कान दी। तुम्हें क्यों लगता है मैंने अपनी सेक्रेटरी को पहले ही क्यों भेज दिया? मेरे होंठ कांपने लगे जब मैंने देखा कि उसकी आंखों में बेशक मेरे लिए चाहत थी। मेरी प्यारी खुशबू, तुम अनुभवहीन नहीं हो, उसने मेरे कानों में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में हवस थी और मैं अपनी आंखें बंद कर ली जब उसने अपनी सांस मेरे गर्दन में छोड़ी। अब मुझे धक्का देकर अपने डेस्क के और करीब लेकर गया कि मेरी पीठ उसकी डेस्क को छूने लगा था और मेरे दोनों हाथों को उसने पकड़ रखा था। मुझे बताओ खुशबू, क्या तुम एक उज्जवल भविष्य चाहती हो? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, उसने कहा। मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे। मैं गरीब हो सकती हूँ और बहुत दरिद्रता के साथ सालों गुजारा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना शरीर इस विकृत इंसान को दे दूंगी। पर फिर मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि मैं इस आदमी से डरती हूँ। मैं इसे ताकतवर इंसान से डरती हूँ कि मेरा भविष्य खराब कर देगा। पहले ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। प्लीज़ सर, मैं भीख मांगने लगी। आंसू मेरी दृष्टि को धुंधली करने लगे थे। मैं अपने आप को इसके गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वह मेरे से बड़ा और ताकतवर है। अब सबसे बड़ा खतरा मेरे ऊपर आने वाला था। मेरे अंदर पैनिक होने लगा। मुझे यह नहीं चाहिए।
उसने मुझे उठाया और अपने डेस्क के नीचे लिटा दिया और मेरे ऊपर आकर मुझे घेराबंदी कर लिया। मेरे दोनों कलाइयों को पकड़कर मुझे दबा दिया और अपना सर मेरे सीने के बीच में लाकर कहा, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे मुंह से एक सिसकी निकली, नहीं सर प्लीज़, एक चित्कार निकली। जब मैं उसके गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगी, हाँ मुझसे भीख मांगो। उसका मुंह अब मेरे गर्दन पर था। दिखाओ कि तुम कितनी मजबूर हो मेरे गिरफ्त में, दया की भीख मांगो, स्वीकार करो मैं ताकतवर हूँ। वह फुफकारा, यह बीमार है, यह एक साइकोपैथ है। अब मेरे आंसू बहने लगे थे। दरवाजे पर एक दस्तक हुई जिससे हम दोनों बिदक उठे। सर, मैं आपको यह डॉक्यूमेंट देना चाहता था। अविनाश की आवाज आई। जब हम दोनों उसकी ओर देखे वह जम गया। जो दृश्य उसके सामने था, मैं मजबूर होकर रो रही थी इस आदमी की गिरफ्त में। और फिर मैंने कुछ देखा, उसकी गहरी नीली आंखों में गुस्सा, एक आक्रोश। अविनाश तूफान की तेजी से मार्क के पास आया, उसका कॉलर पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया, जिससे मार्क किताब के शेल्फ के साथ टकराया। मैं चिल्लाई। इससे पहले कि अविनाश और सीन क्रिएट करता, मैं दौड़कर उसके पास आई और अपने हाथों से उसके कमर को पकड़ लिया और उसे मार्क से दूर करने लगी। नहीं अविनाश, मैं भीख मांगी, पर बहुत देर हो चुकी थी। अविनाश अभी हाँफ रहा था, काफी तीव्र दृष्टि से मार्क को देख रहा था। जब मैं मुड़कर मार्क को देखी तो वह काफी तकलीफ के साथ खड़ा हो रहा था। वह भी हाँफ रहा था, काफी आक्रोश के साथ वह अविनाश को देख रहा था। मेरा दिल धड़कने लगा और मुझे लगा मेरे आसपास की दुनिया घूमना बंद कर दी है। यह हो गया, तुमने कर दिया। मार्क काफी गुस्से से चिल्लाया। अगर मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो तुम मारे जाओगे, तुम निकल जाओ। वह उगला और मुझे लगा कि मेरा शरीर का सारा खून बह गया। क्या तुमने मुझे सुना अविनाश? उसने कहा और उसने फिर से अपनी बात को काफी धीमे से दोहराया। और मैं यह निश्चित करूंगा कि तुम इंडस्ट्री के ही बाहर निकल जाओ। वह फुफकारा, तुम सब जगह से ब्लैकलिस्ट हो। कहानी अविनाश की जुबानी। नीच इंसान, उसने खुशबू को हाथ कैसे लगाया? बूढ़ा विकृत आदमी को यह बताने की जरूरत है कि वह कहाँ होना चाहिए। नर्क। अगर खुशबू ने मुझे नहीं रोका होता, मेरे सीने में रोकर, तो मैं उसे उससे कहीं ज्यादा दर्द देता, ऐसा दर्द कि वह कभी नहीं भूल पाता। अब यह पागल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दे रहा है। मैं बिल्कुल इस आदमी पर पागल हो रहा हूँ और खुद पर भी। मुझे यह जल्दी एहसास क्यों नहीं हुआ था? जब पहली बार मिला था तभी मुझे उस पर शक हो गया था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा वह खुशबू को हर एक काम को अप्रिशिएट करता है और मैं इसमें उसका सपोर्ट करता था क्योंकि वही खुशबू का सपना था। पर वह हमेशा टेंशन में रहती थी जब भी वो मार्क के ऑफिस से वापस आती थी और यही चीज से मैं काफी लंबे समय तक चिंतित था। और आज रात मैं यहाँ आने का फैसला किया था। मैं बेवकूफ़ था क्या? हर बार उसे हाथ लगाता था जब भी उसे बुलाता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? जो कुछ भी तुमने किया है अविनाश। अभी मार्क मुझे अपने शब्दों से धमकी दे रहा था, पर मैंने उसे अनदेखा किया। मैंने खुशबू के गालों में हाथ रखा और उसे देखने लगा। पूछा, क्या तुम ठीक हो? वह अपना सर हिलाई। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए और उसके साथ कमरे से बाहर निकल गया। जब तुमने सब खराब कर दिया है लड़के, मार्क चिल्लाया। तुम मर गए। मैं सुन पा रहा था, वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, पर उसके यहाँ रुकने की और कोई वजह नहीं थी। यह आखिरी जगह होगा जहाँ खुशबू रहना चाहती होगी। मैं उसे ले जाना चाहता था, कहीं और, यहाँ नहीं। और मैं अपनी कार उसके अपार्टमेंट के सामने रखा और मुड़कर उसकी ओर देखा। पैसेंजर सीट से चिपकी हुई बैठी थी। वह आंसू पोंछी। उसका रोना बंद हो गया था और उसने खुद को शांत कर लिया था, पर उदासी उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। मेरा दिल टूटने लगा। उसे हमेशा से नहीं जानता, पर जब से मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे दर्द में ही देख रहा हूँ। जब क्लब में थी वह बहुत बुरे हाल में थी। जब अपना बर्थडे मना रही थी तब भी उसने अपने अतीत के बारे में बताया था। यह लगभग उसकी इज्जत लूटते हुए बची। बॉस के यहाँ तो पूरे समय वह अकेले ही रही, कोई नहीं जिसके पास वह जा सके। अपनी सारी समस्याएं खुद तक ही रखी। मैंने सांस छोड़ी और फिर अपना दरवाज़ा खोलकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। वह बाहर निकली और मैं संभलकर उसे उसके अपार्टमेंट की ओर ले जाने लगा। वह अभी कांप रही थी जब मैं उसके बाजू को पकड़ा हुआ था ताकि वह नीचे ना गिर जाए। एक बार जब उसके अपार्टमेंट के सामने पहुंचा, हम रुक गए।
मैं प्यार से उसके कंधों को पकड़ा और उसकी ओर देखा और वह रोने लगी। और मुझे इससे नफरत है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है उन टूटी हुई आंखों को देखना ठीक पहले की तरह। लेकिन आज मेरी हालत और बुरी थी जब मैं इन टूटे आसमानी आंखों में देख रहा था। यूं गले में एक बड़ी गांठ बन गई। यह बड़ा अजीब बात है। यह खत्म हो गया खुशबू, मैं फुसफुसाया। एक घटिया आदमी था और तुम्हारे साथ कभी ऐसा फिर से नहीं करेगा। क्या तुमने मुझे सुना? मैं उससे वादा किया। तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने इनकार में सर हिलाया। पर अब यह समस्या नहीं है अविनाश। तुम्हारे बारे में क्या? वह रोई। अगर वह तुम्हें कुछ करे तो? मैं जम गया। अब वह रो रही है क्योंकि वो मेरी फिक्र कर रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसे भरोसा दिलाया। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर अविनाश, वह जोर डाली। उसका रोना फिर से शुरू हो गया। मैं खुद को कोसने लगा। देखो खुशबू, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। मैंने उसे विश्वास दिलाया। वह अपनी आंखें बंद कर ली और डरी हुई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। क्या तुम फिर मेरे लिए कुछ करोगी? मैंने उससे पूछा। वह बिना किसी अनुमान के मेरी ओर देखने लगी। बस तुम यह मत सोचो कि मेरे साथ क्या होगा। सब कुछ भूल जाओ। तुम आराम करो। सोचो कि बस ये बुरा सपना है, मैंने कहा। उसने अपना सिर हिलाया और फिर जब अपने अपार्टमेंट के अंदर चली गई, मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गुड नाइट खुशबू, मैंने कहा। उसने कहा गुड नाइट अविनाश। और फिर मैं अपने कार से वहाँ से निकल गया। मेरे पैर भारी लग रहे थे जब मैं अपने बाथरूम के सिंक के पास जा रहा था। उसके कोने को कस के पकड़कर मैं आईने को देखा। मैं बिल्कुल उलझन में था। जब भी मैं खुद को शीशे में देखता हूँ, अपने आप से नफरत करता हूँ। आज रात जो कुछ भी हुआ, उससे मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। खुशबू को उदास और डर में देखकर मेरी आंखें फिर से खुल गई और वह हादसा मुझे याद आने लगा। मैं खुद को देखने लगा कि कितना राक्षस था। मुझे दर्द हो रहा था। भले ही मार्क एक घटिया इंसान है, पर मैं भी वैसा ही हूँ, बल्कि उससे भी खराब। जो मैं एक औरत की इज्जत ली, उसे चोट पहुँचाई, उसे नष्ट किया। अचानक से मेरे पेट से बीमार महसूस करने लगा। मैं उल्टी करने लगा और मेरा गला जलने लगा। मैं तब तक खांसता रहा जब तक मेरा गला खाली नहीं हो गया। मैं हाँफने लगा। जब अपने आप को शीशे में देखा, मेरे आंखों में खून था। मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे जीने का कोई हक नहीं और इसीलिए मैं नरक में रहता हूँ। यही मेरी सजा है। जब सिंक से अपना हाथ हटाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने हाथ से ठंडे पानी अपने चेहरे पर डाला, जो कि बहुत ठंडा था, पर मेरा दिल एकदम जल रहा था। मुझे नहीं पता मैं भगवान से प्रार्थना भी कर सकता हूँ या नहीं। जो पाप मैंने किए हैं, कोई मेरी मदद करे, मुझे मार डाले। मुझे लगा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाऊं, पर गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं इसी योग्य हूँ। कहानी खुशबू की जुबानी। जब मैं सुबह ऑफिस आई, अविनाश पहले ही ऑफिस में आकर बैठा हुआ था। हर रोज़ पहले ही आती हूँ, पर मुझे खुशी है कि आज वह पहले आया है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि आज क्या होने वाला है। क्या मार्क मुझ पर दोबारा पहुँचेगा? अविनाश के साथ क्या होगा? यही सारी चिंता मेरे दिमाग में घूम रही थी। किसी तरीके से अविनाश ने मेरी चिंता देखी। कहा गुड मॉर्निंग खुशबू। इतनी खुशी खुशी बोला कि कल की घटना हुई ही ना हो। और तुमने रात में ठीक से आराम किया ना? मैंने धीमे से कहा हाँ। और तभी अविनाश का फ़ोन बजा। मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैं झांक कर देखी तो एचआर डिपार्टमेंट से उसके लिए फ़ोन था। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं काफ़ी चिंता से उसकी ओर देखने लगी। उसने कहा फिक्र मत करो खुशबू, और चला गया। मैं अपनी जगह पर ही जम गई। क्या मार्क उसे काम से निकाल दिया? मार्क कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। मुझे पता है अविनाश के मम्मी पापा भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हैं, पर क्या कितने पावरफुल है? क्या वह मार्क का मुकाबला कर पाएंगे? तभी सारा की आवाज़ आई। पूछा मॉर्निंग मीटिंग के लिए तैयार हो, जॉर्ज बुला रहे हैं। और अविनाश कहाँ है? मुझे अविनाश के लिए भी बहाना बनाना था। जब वापस आई, सीट पर नहीं था और मेरी चिंता बढ़ने लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एचआर डिपार्टमेंट से मेरे पास फ़ोन आया। मैंने उठाया तो उधर से आवाज़ आई, क्या तुम खुशबू गुप्ता बोल रही हो? एक लड़की की आवाज़ आई। मैंने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हारे इंटर्न पार्टनर अविनाश के साथ कुछ इशू हो गया है, क्या तुम मेरे ऑफिस में आ सकती हो? मैं अभी आती हूँ, मैं हकला कर कही। सारा डिटेल्स देकर वह फ़ोन रख दी और मैं जल्दबाजी में जाने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं एचआर डिपार्टमेंट के करीब पहुंची और कुछ यादें फिर से ताज़ा हो गई। मुझे याद आने लगा स्कूल जाते समय एक बार उसने एक आदमी से बचाया था और उस आदमी ने उसे चाकू मार दिया था, जिससे उसका फुटबॉल का करियर खतरे में पड़ गया था और बॉस्टन की स्कॉलरशिप भी। और अभी वही कर रहा था, मार्क से मुझे बचा रहा था
और उसका इंटर्नशिप खतरे में पड़ गई। अविनाश ने इतनी मेहनत की है, वह कुछ बनना चाहता है, इस इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहता है, पर फिर से उसके सपने बिखर गए। उस लड़की से मिली तो उसने कहा, हेलो खुशबू, मैं ट्रेसी हूँ। अविनाश से पहले बात की थी। मुझे बहुत दुख है उसके साथ जो कुछ भी हुआ, पर मुझे सही प्रोसीजर फॉलो करना है, इसलिए मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अविनाश के साथ क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसने कहा, अविनाश को टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है थोड़ी देर पहले। मुझे माफ करना, यह मेरे हाथ में नहीं था। मुझे जैसा कहा गया मैंने किया, ट्रेसी ने कहा। पर मैं तुमसे इनफॉर्मली कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जो अविनाश ने मुझे बताया था और कहा था तुमसे कुछ ना पूछूं। जब ट्रेसी ने मुझे मार्क के बारे में पूछा, मैंने कहा सब सही है, ऐसा ही कल हुआ था। अब मैं खुद को रोक नहीं सकी, वहाँ पर रोने लगी थी। मैंने बताया कि सारी गलती मेरी है, अविनाश बस मेरी हिफाजत कर रहा था। अगर निकालना ही है तो मुझे निकाल दो, मुझसे नहीं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ कमरे में आया। देखकर लग रहा था डिपार्टमेंट का हेड होगा। पूछा, वह लड़का कहाँ है? ट्रेसी ने पूछा, कौन? अविनाश, वह तो चला गया। ट्रेसी, उस लड़के को अभी बुलाओ, डिपार्टमेंट हेड ने कहा। उसने पूछा, सर क्या हुआ? डिपार्टमेंट हेड ने कहा, मैंने अभी उसको नाम गूगल किया था और इस कंपनी में एक ही आदमी है जिसके साथ उसके माँ बाप बहुत करीबी है, और वह है कंपनी के चेयरमैन। अगर उस लड़के को निकाल दिया तो कंपनी के एसवीपी को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि हमें भी होगा। दोस्तों, अक्सर वर्किंग लड़कियों के साथ इस तरह का हादसा ऑफिस में होता रहता है। ये बड़ी ही आम बात है। लड़कियां डरकर उसका विरोध नहीं कर पाती, पर हर कहानी में अविनाश जैसा कोई नहीं रहता जो लड़कियों की हिफाजत कर सके। शायद खुशबू किस्मत वाली थी, पर इनका प्यार कैसे निखरने वाला है, जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।